अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एहसान कुरैशी नेशनल स्टेडियम कराची से। और आज जो यहां पर पीएसएल सीज़न 5 के जो दो मैच हुए हैं, एक मैच था प्लेऑफ का जिसमें कराची किंग ने सुपर ओवर पे जीता, और उसके बाद जो दूसरा मैच था लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी। दोनों मैच क्या हुए, मतलब पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं वो पीएसएल पर आ गई होंगी। और जिस तरह मैच हुई, और पहला मैच तो आपको पता ही है, उसके बारे में हम ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्कशन दे चुके हैं तो आपको आइडिया होगा। लेकिन आज का जो दूसरा मैच था, बहुत सख्त टारगेट दिया था पेशावर ज़ल्मी ने। आज पेशावर ज़ल्मी आखिरी ओवर में जिस तरह उनको चौके छक्के मिले और जो उन्होंने 20 रन बनाए, तो उसकी वजह से उनको 170 रन का टारगेट मिला था। ये एक मुश्किल टारगेट होता है क्योंकि जब आप रात को खेलते हैं तो लाइटों के भी मसाइल होते हैं, बॉल गीली हो जाती है और बड़ा चैलेंजिंग होता है। लेकिन हम भी कहते हैं कि यार ये जो मोहम्मद हफीज़ है ये बूढ़े हो गए हैं, ये 40 साल के हो गए हैं, लेकिन उन्होंने आज फिर अपने क्रिटिक्स को जवाब दिया, हमें भी दिया। इससे पहले इंग्लैंड में भी उन्होंने लोगों को जवाब दिया था। एक फैंटास्टिक इनिंग उन्होंने खेली, और क्या इनिंग खेली कि उन्होंने बॉलर्स का जुलूस निकाल दिया, खड़े रहे और पूरी टीम को लेके चले। हालांकि आज बेन डंग जो थे, जो कि डंका बजाने में बड़े मशहूर हैं, आज उन्होंने कोई डंका नहीं बजाया और जल्दी आउट हो गए। और दोस्तों, आज मोहम्मद हफीज़ ने जो इनिंग खेली वो एक यादगार इनिंग की थी। अब जश्न का जो समय है ना, वो हमारे प्रेस बॉक्स में भी था। फैज़ान लखानी पहले बड़े मगमूम थे जब टीम थोड़ी सी दबी हुई थी, भट्टी साहब भी, अब्दुल माजिद भट्टी जिनका जंग से ताल्लुक़ है जियो ग्रुप में, और फवाद राना भी थोड़ा सा सबड्यूड नज़र आ रहे थे। लेकिन उसके बाद जो हफीज़ ने इनिंग खेली, एक ऐसी यादगार इनिंग कि वाकई उन्होंने ये लोगों को बता दिया कि वो बिल्कुल बूढ़े नहीं हुए और उनका बल्ला अब भी रन्स उगल रहा है। ठीक है, न्यूजीलैंड का टूर हो सकता है टफ हो, लेकिन उसमें वो उनके लिए भी एक चैलेंज होगा क्योंकि एक्सपीरियंस है, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस बैट्समैन है। अब जो लाहौर कलंदर की जो टीम जीती है वो खेलेगी जनाब मुल्तान सुल्तान से, और हमारी तो देखें मेरी बर्थ प्लेस है लाहौर, तो मैं तो सपोर्ट लाहौर कलंदर को ही करूँगा। किस वजह से करूँगा कि मुझे आकिब जावेद भी अच्छे लगते हैं, मुझे राना फवाद भी अच्छे लगते हैं, और वो आपको पता है कि राना फवाद का रोना धोना तो बहुत रहा है, लेकिन आज वो डेफिनेटली हमारे साथ प्रेस बॉक्स में हमें नज़र आए थे, गैलरी में खड़े हुए काफ़ी मुस्कुरा रहे थे। बीच में उनकी मुस्कुराहट गायब हो गई थी, लेकिन जब हफीज़ ने चक्के चौके लगाए तो उनकी मुस्कुराहट वापस आई। तो बहुत मुबारक कराची किंग्स को भी फाइनल में आने के लिए, और मुबारक जो है वो लाहौर कलंदर्स को भी कि वो एलिमिनेटर 2 में अब चले गए हैं। तो उनके लिए कल बड़ा जो रात को जो मुकाबला होगा, बड़ा सनसनीखेज मुकाबला और बड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। लेकिन बहरहाल ये T20 क्रिकेट में कभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता क्या होगा। तो हमारे आज के जो मेहमान हैं वो आज असल में हमने 2 शो रिकॉर्ड करने थे, लेकिन एक ही किया। तो अब आपकी मुलाकात हम कराएंगे सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट, सीनियर रैंकर और एनालिस्ट और यूट्यूबर वहीद खान से। तो थोड़ी देर में ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात कराते हैं वहीद खान से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट एहसान कुरैशी, और अपने यूट्यूब चैनल के साथ क्रिक बूम EQ को इसमें पहले आपको दरख्वास्त करूंगा कि आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक फैलाएं। और आपको जैसे पता है कि आज क्या सनसनीखेज आगाज हुआ है। PSL सीजन 5 जो है वो 8 महीने के बाद कराची आया, लेकिन जैसा आया उसने पूरी दुनिया में डंका बजा दिया। आज कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान जो मैच था उस टाई हुआ, और उसके बाद सुपर ओवर में जो है ना कराची किंग की टीम फाइनल में पहुंच गई। और हमारे आज बड़े खुसूसी मेहमान हैं, हमारे दोस्त, हमारे दुश्मन, हमारे सीनियर रिपोर्टर, एंकर, रिपोर्ट, क्या क्या, मतलब वहीद खान के बारे में मैं क्या क्या कहूँ, यानी जो भी कहूँ कम है। लेकिन दुश्मनी हमारी कैसी होती थी, APP में ये होते थे और PPI में ये होते थे, APP में मैं होता था, और हमारा एक सख्त मुकाबला होता था और एक रुझान था। हालांकि वहीद खान बाद औक़ात अकेले होते थे और मैं नसीरुद्दीन खान के साथ होता था, लेकिन कभी कभी जीत जाते हैं क्योंकि इनकी वायर से बड़ी तेज़ी के साथ खबरें जाती थी। लेकिन बहुत मज़ा आता था, बड़ा कॉम्पिटिटिव दौर था। अखबारों में, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़ी होती थी। उसके बाद फिर हमने इनके साथ ठंडा गर्म शो किए, बोले क्या बात की, इसके अलावा वर्ल्ड कप के प्रोग्राम किए। सबसे पहले वहीद खान, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, आपने अपना बड़ा कीमती टाइम दिया। तो वहीद खान, ये जो आज स्टार्ट हुआ है, ये मतलब कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि पहले ही दिन इतना हल्ला गुल्ला हो जाएगा, लेकिन क्राउड के बगैर तो कोई चीज़ कमी रहती है। ऐसा मज़ा नहीं आता है यार, क्राउड जब तक ना हो ना तो फिर वो बात बनती नहीं है। और मैच अच्छा था, लेकिन वही वाली बात है, जो फ्रेंचाइज बेस्ड क्रिकेट होती है इसमें कुछ डिसीजन मेकिंग होती है टीम मैनेजमेंट्स की, वो बिल्कुल लॉजिक को डिफाई करती है। मुझे समझ में नहीं आया कि जब सुपर ओवर हुआ तो आपका जो है
कराची किंग्स ने तो चले फिर भी एलेक्स हेल्स को भेजा 1 डाउन, और उसके अलावा उनका 3,000 की सिलेक्शन शर्जील को भेजा उन्होंने। तो मुल्तान सुल्तान ने क्या सोच के भेजा था राई को और उसके साथ रवि पाले को। ये वो 2 क्रिकेटर हैं जो टच नहीं है, मतलब अभी कोविड-19 से ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेले वो। आपके पास खुर्शीद शाह बैठा हुआ है टीम में, जो कि अभी रेगुलर खेलता आ रहा है, पाकिस्तान से खेला है, जिम्बाब्वे के खिलाफ नेशनल T20 खेला है, उसको आपने भेजा नहीं। आपने ऐसे 2 बंदों को भेज दिए जो कि मतलब टच नहीं है, तो वो नतीजा आपके सामने फिर आ गया कि जी वो हार गया। मतलब ये तो बड़े बड़े काबिल दिमाग बैठे हुए हैं। एंडी फ्लावर के नीचे बैठे हुए थे, दूसरे भी बड़े बड़े मुश्ताक अहमद, उसके बाद वसीम अकरम का भी कहीं ना कहीं से फीडबैक तो होगा। वसीम ने तो सही डिसीजन लिया ना, बिल्कुल वसीम ने तो सही शर्जील को भी उससे यूटिलाइज किया, उसने कैसे बोलते हैं उसका 1 डाउन पहले सेल्स को भी रखा था। लेकिन मुल्तान का तो बिल्कुल मेरा पल्ले नहीं पड़ा भाई। मुल्तान मतलब शुड हैव ऑप्टेड फॉर खुर्शीद शाह, क्योंकि अच्छा वो हिटर है और सबसे बड़े इन टच है। तो मैं समझता हूँ मुल्तान सुल्तान जो मैच हारी है अपनी गलती से हारी है, और उन्होंने नॉर्मल उसमें मैच में भी वो मैच तकरीबन जीत चुके थे। लेकिन वही वाली बात है कि जो सोहेल तनवीर जैसा बंदा भी अगर मतलब इतना एक्सपीरियंस आदमी है, उसने जो मतलब खासकर सुपर ओवर में स्लॉट में जो गेंद की जिस पर छक्का मारा है शेरफुड में, आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि सोहेल तनवीर जैसा बॉलर जो है इस किस्म की बॉल करेगा। तो आई थिंक मुल्तान सुल्तान अपनी गलती की वजह से हारी, और वो जीत सकते थे मैच, बिल्कुल जीत सकते थे। लेकिन अब ये है कि जो कराची किंग्स के सपोर्टर हैं उनकी तो बड़ी खुशखबरी, क्योंकि एक जो PSL के फॉलो करने वाले लोग हैं, इवन जो दूसरे मुल्कों में फॉलो करते हैं PSL, उनके मैसेज मेरे पास आते हैं, वही कहते हैं कि हम कराची लाहौर का फाइनल देखना चाहते हैं। तो अब देखते हैं भाई कराची तो आ गई, अब दूसरा मैच हो रहा है लाहौर और ज़ल्मी का, तब पता चलेगा कि भाई लाहौर मतलब आती नहीं आती फाइनल, क्योंकि अभी तो लाहौर ने फिर एक और मरहला भी अभी क्रॉस करेगी, उन्होंने फिर मैच भी खेलना होगा। लेकिन आई थॉट के जो है आज हमें एक चीज़ नज़र आ गई कि बाबर आजम कितना ज़्यादा डे बाय डे इम्प्रूव करते जा रहे हैं प्लेयर। मतलब उनके लिए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा उनको, चाहे आप उनको T20 सीरीज़ खिला दो, पाकिस्तान से खिला दो, उनको आप सेंट्रल पंजाब से खिला दो, उनको आप मतलब कराची से खिला दो, रन्स वो मुसलसल किए जा रहे हैं, समरसेट से खिला दो रन्स किए जा रहे हैं, 8 दिन में बहुत शानदार। अच्छा वही सर, ये अभी आपने सोहेल तनवीर का नाम लिया, उसके बाद बाबर आजम का, दोनों से मुख्तसर जवाब दीजिएगा कि ये जो सोहेल तनवीर आज हीरो भी बन सकते हैं, 25 रन उन्होंने बड़े तेज रफ्तार में आए, 3 भी विकेटें ली, लेकिन सुपर ओवर में वो मार खा गए। और बाबर आजम, मैंने अभी पिछले दिन एक प्रोग्राम किया था, मैंने कहा ये सेवियर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट है, बाबर आजम ना खड़ा हो तो पाकिस्तान टीम बैठ जाती है। बिल्कुल सही है, बाबर आजम तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हो गई है, और जो टीम जा रही है न्यूजीलैंड, शफी को ड्रॉप कर दिया आपने मिडिल ऑर्डर से। तो मुझे तो लग रहा है कि अगर बाबर आजम वहाँ पर नहीं चले प्रॉपर तरीके से, बड़े रन नहीं किए बाबर आजम ने, तो बड़ी मुश्किल आएगी आपको न्यूजीलैंड में, क्योंकि न्यूजीलैंड की बॉलिंग तो भाई बहुत टॉप क्लास बॉलिंग है। टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो टेस्ट में तो उनकी बहुत सी बॉलिंग है, उनके बहुत मतलब जो है वेरिएशन है, उनके पास सिलेक्शन के बहुत ऑप्शन हैं। तो पाकिस्तान की बैटिंग के लिए तो बड़ा टेस्ट है, और बाबर रन्स करेगा, ऐसा न्यूजीलैंड में भी रन्स कर लेगा। वो बहुत ही मतलब क्वालिटी प्लेयर है, मतलब दिन ब दिन वो इम्प्रूव ही होता जा रहा है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही। तो बाबर तो रन्स करेगा, बाकी क्या करते हैं उसके लिए देखना पड़ेगा। अच्छा वही सर, ये बताइए कि देखिए व्यूअर्स, असल में जो इस क्रिकेट का जो एसेंस होता है वो क्राउड होता है। आज जो मैच हुआ, अगर नेशनल स्टेडियम पूरा भरा होता, लेकिन कोविड-19 का ज़माना चल रहा है, तो क्या एक मैच होता। अच्छा अब हम आते हैं पाकिस्तान के दौरान, न्यूजीलैंड आपने स्टार्ट तो कर दिया, आजकल मिसबाह-उल हक जो है ना वो ज़बरदस्त तनकीद का शिकार है, हालांकि उन्होंने आखिरी सिलेक्शन की है, लेकिन जाहिर बात है जैसे आपने बताया इसमें कराची के प्लेयरों के साथ ज्यादती हो रही है, इसमें असद शफीक नहीं आया, इसमें लोगों की बातें तो हो रही हैं, और जैसे सरफराज को लाया गया है लेकिन उसको वो खिलाते नहीं हैं। तो ये क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, मिसबाह क्या कर रहा है, क्रिकेट बोर्ड जो है उसका जो पीछे से कोई डोरे ला रहा है, क्या कर रहे हैं लोग? नहीं डोरे क्या हिलाएगा, देखिए मिसबाह के अपने डिसीजन हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ ऐसा देखिए सीधी सी बात है, आपने किसी को बनाया हेड कोच, पहले उसको हेड कोच चीफ सेलेक्टर बनाया था, 1 साल बाद अब एकदम से 1 साल बाद ख्याल आया कि चीफ सेलेक्टर साथ में 2 जॉब्स करना मुश्किल काम है। तो भाई ये काम तो आप ये चीज़ तो आपको पहले पता होनी चाहिए थी, जब 2019 में बनाया था उस वक्त लोगों ने कहा था कि भाई 2 जॉब्स ये नहीं कर पाएगा, बड़े मुश्किल काम है चीफ सेलेक्टर भी होना, हेड कोच भी होना। 1 साल आपने ज़ाया कर दिया चक्रों में, अब 1 साल बाद आपको ख्याल आया कि चीफ सेलेक्टर मुझे नहीं होना चाहिए, जिसने भी चाहे बोर्ड ने उनको उससे कहा या उन्होंने खुद फैसला किया। अब वो कहते हैं कि मैं पूरा फोकस करूँगा हेड कोच के ऊपर, अब उनको आपको 1 साल और देना पड़ेगा, कम से कम वर्ल्ड T20 तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं तो ये समझता हूँ कि बात ये है कि हमारे वहाँ शॉर्ट साइटेड डिसीजन होते हैं, और मिसबाह ज़्यादा ताल्लुक है, मिसबाह अब तक सेटल नहीं हो पाया अपने जिस तरह उसको सेटल होना चाहिए था। सिलेक्शन के मामला को अगर आप लेके चलें तो ये जो न्यूजीलैंड जारी स्क्वाड ये मिसबाह नहीं सेलेक्ट किया, मिसबाह ही चीफ सेलेक्टर थे इसमें, अब ये लास्ट उनका असाइनमेंट था।
तो मुझे तो काफ़ी चीज़ें मतलब जनरली सिलेक्शन बुरी नहीं है, लेकिन ये जो 3-4 मेजर सिलेक्शन हुई, जैसे आमिर को ड्रॉप कर दिया आपने, शोएब मलिक को ड्रॉप कर दिया आपने, असद शफी को ड्रॉप कर दिया, ये मुझे समझ में नहीं आया बिल्कुल भी कि इतना बड़े दौर है कि आप कैसे 3 एक्सपीरियंस प्लेयर बैठा रहे हैं। प्लस फिर आपने जो लड़के लिए जैसे अब्दुल्ला शफी को एकदम से आपने इतना मतलब कर दिया कि मतलब वो जिम्बाब्वे के खिलाफ एक मैच खेला, उसके बाद आपने उसको स्कोरिंग साइड पर डाल दिया। एक तो हमारे पास ऐसा मतलब क्रिटिकल में नहीं होना चाहता, लेकिन मुझे कई बार ये फील होता है कि आपने पाकिस्तान कैप की वैल्यू बहुत डी वैल्यू कर दी है पाकिस्तान कैप की, इसलिए क्योंकि भाई पाकिस्तान खेलना एक अंत है ना एक प्लेयर के लिए, मतलब आखिरी इसकी मरहला है वो, तो कुछ तो मेहनत करे उसके लिए, कुछ तो उसको पता हो कि हाँ यार इसकी वैल्यू क्या है। यहाँ मतलब एक बंदा जो है एक फर्स्ट क्लास टोटल मैच खेला हो, नेशनल T20 में उसने पूरा टूर्नामेंट खेला हो, आपने उठा के उसको सीधे पाकिस्तान टीम में डाल दिया टीम साइड में, तो ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आती। फिर फ़खर जमान को आप ले रहे हैं, ठीक है T20 के लिए आपने कंसिडर किया, लेकिन फैक्ट है कि भाई पिछले 11 मैचेस में उसका 10-11 के एवरेज में बैटिंग कर रहा है, तो किस बेस पे वो आता है तो मुझे आप बताएं T20 टीम में पाकिस्तान की है। सिमिलरली फ़हीम अशरफ, आप ठीक है हम डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन डेवलप कितना, आप कितनी चांसेस देंगे फ़हीम अशरफ को आप उठा के रिकॉर्ड देख लें पिछले 8-10 मैचेस में वनडे में वगैरह में, तो ऐसे खास परफॉर्मेंस नहीं। तो यहाँ पर बिल्कुल मैं समझता हूँ कि मुझे फील बिल्कुल आती है। फील क्या इफेक्ट है कि मिसबा हो गए या और जो दूसरे लोग हैं मैनेजमेंट में, ये जो लॉबीज बनी हुई बोर्ड में, इनकी अपनी मतलब थोड़ी बहुत तो पसंद नापसंद होती है। अब जो प्लेयर इनकी पसंद में आता है उसके लिए मतलब हर चीज़ मतलब उसको लाइकिंग शो किया जाता है, फॉर्म में भी नहीं होगा तो उस पर हाथ रखा जाएगा। अब जो प्लेयर नहीं आपकी लाइकिंग में, आपकी मतलब पॉपुलरिटी लिस्ट पे नहीं है, तो उसके लिए आप सख्त जो है क्राइटेरिया रखते हैं। तो मैं समझता हूँ असद शफी को बिल्कुल होना चाहिए टीम में, मतलब ठीक है उससे रन दी वो इंग्लैंड में, लेकिन इंग्लैंड से पहले वो इतना बुरा भी नहीं खेला है भाई, मतलब बाकी मैचेस में इससे पहले। तो असद की कमी इनको महसूस होगी न्यूजीलैंड में, इनको न्यूजीलैंड में बहुत टफ टाइम होगा। अच्छा, लोग कह रहे हैं बड़ा ग्लूमी सिचुएशन पैदा कर रहे हैं, हमारा पास्ट रिकॉर्ड भी न्यूजीलैंड में अच्छा नहीं है, तो आप समझते हैं कि इसमें कोई प्रॉमिस आपको नजर आता है? ये कमी वाले दौर में ऐसा मैं समझता हूँ अगर हम T20 सीरीज भी जीत गए, जो कि हम जीत सकते हैं, तो बहुत बड़ी अच्छी बात होगी। दो जो टेस्ट मैच हो रहे हैं उसमें तो आप बोल रहे हैं कि आप कुछ करें, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें बिल्कुल भी हमारा कोई चांस है। उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, उनकी बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। मसला ये है कि आपकी बॉलिंग अगर अच्छी भी करती है, आप भी उनको कम पे आउट करते हैं। मसला ये आपकी बैटिंग में इतनी डेप्थ है, इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी क्वालिटी है कि आप मैच कर लेंगे उनको, मैं नहीं समझता है हमारी बैटिंग। अच्छा, बाबर आजम जो है जाहिर बात है पाकिस्तान का स्टारडम है, इस वक्त पूरी दुनिया में इसका नाम है, लोग उसको विराट कोहली से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताएं कि ट्रिपल बोर्ड जो उसके ऊपर डाला जा रहा है, तीनों फॉर्मेट में उसको कप्तानी दी गई है, आप समझते हैं कि ये उसको मुतासिर करेगी? अगर आप मुझे ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे ये लगता है कि शायद ना करें इंसान की मुतासिर, क्योंकि मुझे वो मेंटली बड़ा बंदा स्ट्रॉन्ग होता है, उसका लुक जो आता है वो ऐसा आता है जैसे वो मतलब बच्चा है या इतना उसका मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं है। लेकिन मैं वैसे उसको देखता हूँ तो मुझे इस चीज़ का अंदाजा होता है कि वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है। जो मैंने सुना है, जो मुझे पता चला है कि अभी जो सिलेक्शन कमेटी मीटिंग वगैरह जो डिस्कशन हुए हैं न्यूजीलैंड के लिए, उसमें काफ़ी उसने मतलब इशूज़ पर उसने अपना मतलब मनवाई अपने डिसीजन को इस बात से कि नहीं मुझे ये चाहिए ये चाहिए। तो वो जो कहते हैं ना कि जितना वो सीधा लगता है उतना वो है नहीं, तो मुझे लगता है कि मेंटली वो बहुत टफ है, और वो हमें नज़र आ गया। लेकिन उसने जो तकरीबन 11 T20 मैचेस में उसने जो कप्तानी की है, आई थिंक उसने तकरीबन सारे मैचेस में रन किए, और अब टेस्ट में तो पहली दफ़ा बनाया। फिर मेरा T20 वनडे में भी उसने कप्तानी की ज़्यादा नहीं की, उसने 6 मैचेस में की होगी शायद, उसने रन किए हुए। तो आई थिंक उसकी बैटिंग में तो कोई असर नहीं पड़ रहा, बैटिंग में उसमें कोई असर नहीं आएगा, और एज अ पर्सन भी मैं नहीं समझता हूँ उस पर कोई असर आएगा। अच्छी चीज़ ये है बाबर में कि आप उस पर अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं कप्तानी का, तो आपको डिविडेंड्स पे होंगे 2 साल बाद, ये बोर्ड को ध्यान में रखना चाहिए कि फिर आपको सब्र से काम लेना पड़ेगा, आप जल्दबाजी नहीं कर सकते। अगर कुछ सीरीज हारता भी है तो ठीक है, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि 26 साल का हुआ है। अगर वो 2 साल बाद इम्प्रूव होता है तो कप्तान, तो उसका मतलब ये है कि आपको एक अच्छा कप्तान अब 3 से 4 साल के लिए, 5 साल के लिए आपको एक अच्छा कप्तान मिले, एक मैच्योर कप्तान मिलेगा, तो आई थिंक ठीक है, कोई बुरा डिसीजन। अच्छा, आखिरी 2 सवाल। एक तो ये है कि बाबर आजम जो है, कहा जाता है यहाँ पे इंप्रेशन ये कि सारी गोलियाँ उसकी कप्तानी के बाहर से ही लाई जा रही हैं, मिसबा कंट्रोल करते हैं, आपका व्यू पॉइंट है इसके बारे में क्या है? नहीं, सारे तो नहीं, मैं समझता हूँ कि हाँ मिसबा को बिल्कुल इनपुट होता होगा, वो इंटरेस्ट वैसे सुनता भी होगा मिसबा की। जैसा कि मैंने बताया कि अभी लास्ट सिलेक्शन में उनकी मीटिंग हुई, उसमें सुना ये मुझे जो पता चला वो ये कि बाबर ने काफ़ी चीज़ों पर ये प्रोटेस्ट पुट डाउन, और उसने कहा कि मुझे लड़के चाहिए
और मैं ये टीम बनाना चाहता हूँ या इन लड़कों को लेकर न्यूक्लियस बनाना चाहता हूँ। तो जैसे मैंने कहा एहसान वो जितना सीधा लगता है, आई डोंट थिंक वो इतना सीधा ही है। मुझे लगता है कि वो आगे चल के काफ़ी टफ कप्तान साबित होगा और अपने फैसले मनवाएगा, इसलिए कि उसको एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, याद रखिएगा। उसकी जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो एज अ बैट्समैन इंडिस्पेंसिबल है पास टीम में। जब एक प्लेयर इंडिस्पेंसिबल होता है टीम के अंदर, उसकी बहुत सुनी जाती है फिर एज अ कैप्टन। ये हिस्टोरिकली प्रूव होता है। आप वसीम अकरम का दौर देख लें, इमरान खान का दौर देख लें, मिसबा का दौर देख लें। जब एक कप्तान परफॉर्म कर रहा होता है कंसिस्टेंटली, आपको देखिए मिसबा तो फिर भी उस लेवल का बैट्समैन नहीं है जिस पाएगा बैट्समैन बाबर आजम है, जितने रन बाबर आजम ने जितने जल्दी किए। तो मैं समझता हूँ बाबर को इस चीज़ का बहुत एडवांटेज मिलेगा कि उसको आप हटा नहीं सकते टीम से। तो अगर वो मतलब कैसे बोलते हैं, उसको कोई चीज़ें मनवानी होगी वो आराम से मनवा लें। वहीद खान का नुक्ता नजर आपने जीता, लेकिन अब आखिरी सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ, सरफराज अहमद का मुस्तकबिल आप कहाँ देख रहे हैं? भाई सरफराज अहमद का मुस्तकबिल तो आप लोगों ने खराब किया ना। आप जितने भी सपोर्टर्स हैं सरफराज अहमद के, आप लोगों को मैं समझाता था कि भाई देखो इतना भी प्रोटेक्ट मत करो इसको, जितना प्रोटेक्ट करोगे उतना नुकसान। देखिए सरफराज का जो सबसे बड़ा इशू आया उसमें आई थिंक कि किसी का कोई कसूर नहीं है, हमारा सिस्टम ही ऐसा कि हमारे क्रिकेट सिस्टम में अगर आप किसी के बैटबुक में आ गए करते गए तो फिर तो भाई आपकी बुराई आ गई। तो मैं समझता हूँ कि सरफराज का वही हुआ है। जो हमें पता है, जो कि इसमें कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है कि सरफराज को जो फैसला था हटाने का एज ए कैप्टन एज ए प्लेयर, आप वो ऊपर से फैसला था, ऊपर से आया कि भाई आप इसको मतलब चेंज करें कप्तान को। और प्लस इवन मुझे तो ये तक पता चला कि बाबर तक का भी फैसला ऊपर से ही आया कि इसको टेस्ट कप्तान बनाया। लेकिन मैं भी समझता हूँ सरफराज का, देखें सरफराज के लिए ये बहुत अच्छा मौका है। जितना एक्सपीरियंस है, जितना उसने कप्तानी की 3 साल, मैं समझता हूँ एज ए प्लेयर ही शुड कम बैक वेरी स्ट्रॉन्गली। और उसको रोक नहीं सकता पहले टीम आने से, बशर्ते कि वो परफॉर्म करे अच्छी तरह से, क्योंकि ही इज़ अ फार बेटर मतलब प्लेयर देन मोहम्मद रिजवान एंड रोहित नजीर से बहुत आगे है। लेकिन मसला वही है कि उसको अपने आप को मेंटली तौर पे ऐसा करना पड़ेगा कि वो अब फिलहाल भूल जाएगा मैं कप्तान बनूंगा या मेरे से कप्तानी छीनी। क्लोज कर दो इस चैप्टर को, अब से इस चैप्टर को देखें कि यार मैंने परफॉर्म करना है एज अ प्लेयर, मैंने अपने परफॉर्म वो इस तरह से सोच के चले कि जैसे पहली दफ़ा परफॉर्म कर करके वो पाकिस्तान टीम में आया। ये उसकी सोच होनी चाहिए कि भाई अब मैं ऐसे परफॉर्म करूँ एज ए न्यू प्लेयर कि मेरी परफॉर्मेंस की सेलेक्टर मजबूर है मुझे सेलेक्ट करने पर। देखिए फवाद आलम इज अ प्राइम एग्जाम्पल। फवाद ठीक है कुछ भी आप कहें, लेकिन मैं समझता हूँ कि फवाद वो वाहिद प्लेयर है पाकिस्तान टीम का काफ़ी अर्से में जिसने शेयर डिंट ऑफ परफॉर्मेंसेस पर सेलेक्ट हुआ पाकिस्तान टीम में। हमेशा उसने यही किया कि अगर वो नहीं सेलेक्ट हुआ पाकिस्तान टीम में तो उसे डोमेस्टिक में अंबार लगा दिए रन के मजबूरन लगा। हाँ, तो मैं समझता हूँ सरफराज को भी इसी तरह लेके चलना चाहिए। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा कुछ भी हो सकता है, आज नहीं सरफराज कप्तान हो सकता है, दूसरा कप्तान फिर से बन जाए, पहले हो चुका है। वसीम अकरम को 2-3 दफ़ा मतलब कप्तान बने, चेंज हुए, फिर कप्तान बने। जावेद भाई की मिसाल आपके सामने, जावेद की मिसाल आपके सामने, और भी मिसालें हैं। तो ये मैं नहीं समझता कोई इतना बड़ा इशू है। कप्तान ही शुड नॉट बी इशू है। कप्तान हो सकता है उसका आगे चल के चांस बने, लेकिन मेन चीज़ है कि आपकी पहले टीम में तो जगह पक्की रख लो ना। प्लेइंग 11 में अगर आप पक्के हो गए, इंडिस्पेंसिबल हो गए जैसे बाबर आजम है, तो फिर इवेंचुअली आगे चल के अगर बाबर से नहीं समझती चीज़ें तो आपको बिल्कुल चांस है कप्तानी करने में, लेकिन पहले अपनी परफॉर्मेंस सही करो। तो मैं समझा सरफराज को अब वो वक्त गुजर गया कि ज्यादती हुई, हुआ बिल्कुल हुई ज्यादती, उससे कोई शक नहीं है। और प्लेयर्स के साथ भी हुई पासिंग में ज्यादती, लेकिन आप कब तक बैठ के उसी सोचते रहेंगे। यू शुड नॉट क्लोज द चैप्टर, जो होना था हो गया ख़त्म। अब फ्रेश स्टार्ट, जाओ खेलो, जो मौका मिले उसमें रन करो और अपने आप को पक्का करो टीम में। जब आप पक्के हो जाएंगे टीम में कुछ भी हो सकता है। ये है वहीद खान, एक तजर्बाकार रिपोर्टर, एंकर पर्सन, यूट्यूबर। उनसे हमने बातें सुनी और आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, वहीद खान जो बैठे हैं ना, इनकी बारात लेके हम गए थे। मुझे आज भी याद है, सरदार खान हमारे वो टोरंटो में होते हैं, उस सजा के हम गाड़ी लेके गए थे जब वहीद खान की शादी। माशाल्लाह दोनों बच्चे जो हैं वो इनके 3 बच्चे, बेटी का मैं अलग कहने ज़्यादा, 2 बेटे और 1 बेटी इनकी, वो एक अमेरिका में एक लंदन में। तो भैया इस वक्त ये मजे कर रहे हैं, वो सब जा चुके हैं इनको छोड़ के, लेकिन ये फिर भी मजे कर रहे हैं छोड़ के जा चुके। देखे अच्छा, लेकिन क्योंकि आज तक ये टेलीफोन का रास्ता जो है ना बड़ा आसान है, जब भी बात कर सकते हैं, ये जोक कर रहा। लेकिन वहीद खान हमारे दोस्त भी रहे और दोस्त हैं, लेकिन ये एक एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट है और उनके साथ हमने बड़ा जबरदस्त वक्त गुजारा। वहीद खान, थैंक यू वेरी मच टॉकिंग टू अस। और ये दोस्तों, ये हमारा एपिसोड था वहीद खान के साथ। ये खुद भी यूट्यूबर है, हम भी कोशिश कर रहे हैं कुछ बेहतरी करने के लिए, तो आपका ताउन हमारे दरकार है। तो इंशाल्लाह ताला PSL
के बारे में, प्लेऑफ्स के बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे इंशाल्लाह। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।